वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों का सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर हुआ है उसको हम लोगों ने ब्रेक किया है। अभी आज से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 3 है। तो आज आपका चैप्टर शुरू हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम लोगों को जानना है, इलेक्ट्रोलाइसिस समझना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली रूप से आपके घरों में उपयोग आने वाले जो बैटरीज हैं, सेल्स हैं, उन बैटरीज के लिए जनरली यूज किया जाता है। जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है इलेक्ट्रो, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। या फिर ऐसे हम लोग बोल के चलें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है कि एक ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस को पढ़ते हैं जो कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। और एक तरह से बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके घरों में यूज आने वाले इन्वर्टर बैटरी। तो उससे क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से सप्लाई होना बंद हो जाता है तब आपका इन्वर्टर ऑन होता है, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी फिर से सप्लाई होने लगता है। तो दैट मीन्स कि इन्वर्टर जो होता है वो ट्यूबुलर बैटरी से कनेक्टेड होता है, और उस बैटरी में स्टोर्ड होता है केमिकल एनर्जी, जिस केमिकल एनर्जी को इन्वर्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आपके घरों में डिफरेंट एप्लायंसेज को परफॉर्म करवाता है। जैसे फैन है, ट्यूबलाइट है, या फिर टेलीविजन्स है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, एसीज है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, उन सबों को बैटरी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टर बैटरी से परफॉर्म करते हैं। उसी तरह से आप देखिए आपके पास एक पेंसिल बैटरी है। इस पेंसिल बैटरी का यूज आप करते हैं वॉचेज में, घड़ी में, जहाँ पर कि इसमें ये जो पेंसिल बैटरी है इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। इस केमिकल एनर्जी को यूज किया जाता है वॉच को प्ले होने में, वॉच को चलने में इसका यूज किया जाता है, घड़ियों को चलाने में, रेडियो को चलाने में, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को प्ले करने में इस केमिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। तो इन जनरल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्टेबल प्रोसेस को ही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे जनरली हम लोग बैटरीज के बारे में बात करेंगे, सेल्स के बारे में बात करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with relationship चलिए ध्यान दीजिए। तो हमने क्या किया
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, यहाँ इसमें इसे हम कहाँ स्टडी करते हैं, तो ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो हम लोग कहते हैं कि ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम लोग केमिकल एनर्जी और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, इंटर कन्वर्जन को, या फिर किस तरह से एक दूसरे में वो मतलब कन्वर्ट हो पाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो आप समझ ही गए होंगे ये चैप्टर क्या है और इसमें करना क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को पहले हम लोग स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे। तो आज आप टॉपिक भी यहाँ पे लिख लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, हमने लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस। इस इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में स्टडी करने वाले हैं हम लोग। तो इसमें कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, उस रिलेटेड टर्म्स को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस के बारे में। देखिए सॉल्यूशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पे हम सॉल्यूशंस को दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और वैसे सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। दैट मीन्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। इस सॉल्यूशन को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्यूशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट हमारा हो जाता है, फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड सेकंड पार्ट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो सेकंड पार्ट आपके पास क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो चलिए इसको आगे डिफाइन करने से पहले आप यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर डिफाइन करेंगे। तो चलिए नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो चलिए सबसे पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसको फिर टाइप्स में हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के टू टाइप्स होते हैं। तो फिलहाल हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। देखिए इसको डिफाइन करने से पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये बैटरी लिया है, ये आपका क्या है, सेल है, और इस बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक इलेक्ट्रोड को ऐड किया है, इसको हम लोग एनोड कहते हैं। आगे हम आपको बताएंगे ये एनोड क्या है और कैथोड क्या है, ठीक है। तो एनोड और कैथोड हमने एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इस सेल की बात करें जिसमें कि एक ही कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल सर्किट से इंटरनल सॉल्यूशन में सप्लाई की जाती है, इस तरह के सेल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। आगे हम लोग फर्दर इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। तो फिलहाल ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखिए बैटरी है, सेल है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रोड को ऐड किया गया है जिसको एनोड कहा गया है, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एक इलेक्ट्रोड से ऐड किया गया है जिसको कि कैथोड कहा गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक बल्ब अटैच किया है।
देखिए ये वाल्व अटैच हो गया। अब यहाँ पे हमने इसमें शुगर सॉल्यूशन लिया है। शुगर सॉल्यूशन का मतलब C12H22O11 सुक्रोज। सुक्रोज सॉल्यूशन को ही शुगर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये शुगर सॉल्यूशन लिया है। इस शुगर सॉल्यूशन को जब इसमें हम लोगों ने कंटेनर में डाला है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया है, तो देखिए कॉन्वेंशनली ट्रेडिशनली हम लोग ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मूवमेंट होता है, वो कहाँ से होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सप्लाई होगा। और आपने छोटे क्लास में पढ़ा है, जब तक कोई भी सर्किट क्लोज नहीं होता है, कोई भी सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होता है, तब तक उस सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो उसके आधार पर आप यहाँ पे देखें, तो ये एक आपका सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आया। अगर ये यहाँ से वायर के द्वारा कनेक्टेड होता तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, और ये बल्ब हमारा क्या करने लगता है? ग्लो करने लगता है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वायर तो है नहीं, और वायर जब है नहीं तो वायर के बदले में क्या है? यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो वायर के बदले में सॉल्यूशन है, तो अगर ये सॉल्यूशन इस इलेक्ट्रिक करंट को इस इलेक्ट्रोड से लेकर इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचा दे तो ये बल्ब जलने लगेगा। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये उठता है कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन में आपने क्या लिया है? तो सॉल्यूशन में आपने शुगर लिया है। तो अब आप खुद सोचिए, दिस बल्ब विल ग्लो और नॉट, क्या ये बल्ब जलेगा या फिर नहीं जलेगा? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये शुगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, बट ऐसा नहीं होता है। शुगर सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसकी वजह से क्या होता है? बल्ब विल बी कंप्लीटली ऑफ, बल्ब जो है वो पूरी तरह से बंद रहता है और ये जल नहीं पाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस सॉल्यूशन आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पांसिबल नहीं है। इसलिए इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बेसिक डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन की कंडीशन में या फिर मोल्टेन कंडीशन में वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो ना ही मोल्टेन कंडीशन में ना ही एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को खुद से होकर पास होने दे या फिर कंडक्ट करे, वो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो अब यहाँ पे बात करने वाली चीजें क्या हैं कि ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप डिफाइन करेंगे तो यही डिफाइन करेंगे कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपको बोला जाए कि चार्ज क्या है तो इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम चार्ज कहते हैं। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो चार्ज डेवलप होता है उसको हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि दिस सॉल्यूशन आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर द फ्लोइंग ऑफ चार्ज फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड एनोड टू कैथोड। यानी कि ये सॉल्यूशन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? तो कंडीशन यहाँ पे ये है चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो करता कैसे है? तो चार्ज फॉर्मेशन तभी होता है जब उसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाए, अगर शुगर सॉल्यूशन अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाए तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। जबकि शुगर सॉल्यूशन सुक्रोज का बना होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो कभी भी अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे आप देखिए।
कहने का मतलब हो गया कि वैसा कंपाउंड जो कि या तो मोल्टन कंडीशन में हो या फिर एक्वस कंडीशन में हो, वो किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है, यानी कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। या फिर अगर हम बात करें तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंसुलेटर अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं करने दे, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और जैसे आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका शुगर हो गया, बेंजीन हो गया, वाइल्स हो गए, CCl4 हो गया, एक्सेट्रा। दीज आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वाइल्स में क्या, मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, केरोसिन ऑयल ले लीजिए, या फिर आप पेट्रोल डीजल की बातें अगर करें तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास आउट नहीं होने देते हैं। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। तो ये तो हो गई बात है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। तो आप नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तक नोट डाउन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अब बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, और यहाँ से अब आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू होता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है पहले हम लोग बात कर लें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में, तब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और इसके आगे फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। चलिए, तो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे, द कंपाउंड्स ध्यान दीजिए, हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो क्या कि वैसे कंपाउंड जो मोल्टन कंडीशन में हो या फिर एक्वस कंडीशन में। देखिए, एक्वस का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन मेड विद द हेल्प ऑफ वाटर। वैसा सॉल्यूशन जो वाटर के हेल्प से बनता है उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और मोल्टन कंडीशन के मतलब कोई भी कंपाउंड जिसको कि हम लोग मेल्ट कर सकें, हीट इतना ज़्यादा करें तो वो मेल्ट करता है। जैसे आप देखे होंगे आइस को, कि आइस को जब हम रेफ्रिजरेटर से बाहर लेके आते हैं, उसको रखते हैं बाहर, तो रूम टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो उसी तरह से कोई भी सब्सटेंस लें, जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक की बात करें तो नमक को पानी में आप डालते हैं तो तुरंत घुल जाता है, तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन है।
बट अगर उसको आप क्या करते हैं कि विदाउट वाटर हीट करते हैं और हीट करने पे वो मेल्ट कर जाता है, मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उसका क्या है, मोल्टेन कंडीशन है। तो सोडियम क्लोराइड या तो एक्वस कंडीशन में रहे यानी वाटर के साथ सॉल्यूशन में रहे, या फिर सोडियम क्लोराइड मोल्टेन कंडीशन में रहे यानी कि वो पिघले हुए अवस्था में रहे, और उस कंडीशन में अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पर सेम प्रोसेस को अप्लाई कीजिए। यहाँ पे वो पहले हम लोगों ने क्या किया था, शुगर सॉल्यूशन को लिया था। अब शुगर सॉल्यूशन की जगह पे हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि सॉल्ट सॉल्यूशन को लेंगे, सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट मतलब टेबल सॉल्ट जिसको NaCl कहते हैं, इसको आप एक्वस कंडीशन लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि इसमें NaCl भी होगा और साथ में वाटर भी होगा। ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, नमक का घोल, नमक का सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl हो गया। इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में अब फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। एक बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आएगा और यहाँ पे क्या देखा जाता है कि बल्ब ग्लो करने लगेगा। यानी कि शुगर सॉल्यूशन की जगह पे आप जब सॉल्ट सॉल्यूशन को ले रहे हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन को लेने के कंडीशंस में क्या है कि ये यहाँ पे ग्लो करने लगता है, दैट मींस इट शोज दैट दिस सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब ये शो कर रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने की वजह से ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है। तो आखिर क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से सॉल्ट ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जबकि शुगर सॉल्यूशन ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो सोडियम क्लोराइड है जैसे ही ये वाटर में जाएगा तो ये अपने आयन में डिसोसिएट कर जाएगा, Na+ और Cl-। आपको पता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होने के बाद या फिर मेल्ट करने के बाद वो अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं। तो उसी तरह से सोडियम क्लोराइड एक आयनिक सॉल्यूशन है जो कि वाटर में जाने के बाद अपने आयंस में डिसोसिएट कर रहा है, यानी Na+ में और Cl- में। तो ये आपका क्या हो गया, कीटायन। आपने पढ़ा है कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस को यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कीटायन कहते हैं, और ये आपका क्या हो गया, नेगेटिवली, या फिर ऐसे लिखें इसको, यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, कीटायन हो गया, ये हो गया एनायन, और इसको कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो इस आधार पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड वाटर में जाने के बाद अपने आयंस में डिसोसिएट कर गया, कीटायन और एनायंस में। और यहाँ पर देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, सर्किट कैसे पूरा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सर्किट जब तक क्लोज नहीं होगा, सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिए, ये कीटायन और ये एनायन। तो कीटायन और एनायन जो है, इन कीटायंस और एनायंस का आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज, ऐसे हम लिख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज, और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज रिपेल्स, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अपोजिट चार्जेज। यहाँ पे अगर हम लिखें तो अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो यानी क्या हो गया कि अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह से अब यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं Na+, ये हो गया आपका कीटायन, और Cl- ये हो गया एनायन। अब हुआ क्या कि ये कीटायन जो देखिए
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ने वाले एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ने वाले एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो Na+ है ये यहाँ से अट्रैक्ट हुआ नेगेटिवली चार्ज की तरफ और ये यहाँ से मूव कर गया। उसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज आयन यानी एनायन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गया और ये यहाँ से इधर मूव कर गया। और यही कंडीशन है कि इन आयंस के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ पहुंच गया और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ पहुंचेगा ये इस तरह से मूव करेगा और बल्ब हमारा ग्लो करेगा, क्योंकि हमारा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो सर्किट कंप्लीट होने की वजह से ये बल्ब हमारा क्या कर गया, ग्लो कर गया। दैट मीन्स कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद या फिर मोल्टेन कंडीशंस में अपने आयंस में डिसोसिएट करते हैं और उसी आयंस में डिसोसिएट करने के कारण वो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कह रहे हैं। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में। अब आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कितना ज़्यादा कंडक्ट करेगा, उसके आधार पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग 2 पार्ट में डिसोसिएट करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम हम दे रहे हैं आपको।
ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग ने दो कंडीशन लिया है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। कंडीशन 1 में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में यहाँ पे लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को, और कंडीशन 2 में हमने लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को लिया जाता है तो क्या देखा जाता है कि बल्ब जो यहाँ पे लगाया गया है वो काफ़ी ब्राइटली, काफ़ी तेज जल रहा होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि ये जो बल्ब है वो काफ़ी तेजी से जल रहा है। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब हम सप्लाई करते हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जब हम करेंगे इस कंडीशन में जिसमें कि सॉल्यूशन के रूप में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के सॉल्यूशन को लिया है, तो उसमें बल्ब जो ग्लो करता है वो बहुत डिम लाइट से ग्लो करता है। तो ऐसा क्यों हो गया कि दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक में डाल रहे हैं अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, तो क्या हो रहा है कि बल्ब ग्लो कर रहा है ब्राइटली, और जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और वाटर डाल रहे हैं तो ये ग्लो कर रहा है डिम लाइट। तो देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या है कि हमने आपको बताया था कि आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस इन कंपैरिजन टू सेकेंड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो वाटर में जाने के साथ बहुत इजीली डिसोसिएट करता है Na+OH- में, यानी कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया अपने आयंस में, कंप्लीटली dissociates into its ions। तो कंप्लीटली डिसोसिएट करने का मतलब कि ज्यादा आयन का फॉर्मेशन हुआ, तो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया गया, जिसके कारण क्या हो गया कि बल्ब ग्लो कर रहा है ब्राइटली। जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि पार्शियली डिसोसिएट, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, पार्शियली डिसोसिएट अपने आयंस में किया, और जब ये पार्शियली डिसोसिएट अपने आयंस में किया तो नंबर ऑफ आयन कम बने, और नंबर ऑफ आयन कम बनने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस कम हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस कम होने के कारण बल्ब जो डिम लाइट यानी बहुत ही कम रोशनी के साथ ये जल रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में उसके जो आयंस होते हैं वो मतलब जो कंपाउंड होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट जो कंपाउंड होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है अपने आयंस में, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो पार्शियली डिसोसिएट करते हैं अपने आयंस में, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट कर पाते हैं। चलिए तो ये तो डायग्राम हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों को हम डिफाइन कर देते हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करते हैं द कंपाउंड which completely dissociates into its ions in molten or aqueous solution to conduct the electricity are called a strong electrolytic solution। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे बात कर लें तो एग्जाम्पल आपके पास क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड्स, या फिर ऐसे करते हैं एग्जाम्पल में आपके पास NaCl हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, अगर बात करें तो KCl हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा और एटसेट्रा। ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जबकि हम अगर बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो द कंपाउंड which get
तो क्या हमने कहा कि वैसे कंपाउंड जो कि एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन कंडीशन में पार्शियली डिसोसिएट करते हैं अपने आयंस में, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट कर पाते हैं, उसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहेंगे। और फॉर एग्जांपल में हम आपको क्या दे देंगे कि जैसे NH4OH और अब CH3 COOH H2CO3 एटसेट्रा। तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, डेफिनेशन नोट करेंगे, इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो इलेक्ट्रोड्स के बारे में, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, फिर बात करेंगे केटायंस और एनायंस के बारे में, और फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस 1832 में 1832 ईस्वी में फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड 2 टाइप ऑफ लॉज दिए थे। उन दोनों लॉज को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। और आज यहाँ के बाद अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करेंगे, उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पर आज क्लास एंड करते हैं। कल के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे।